एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस पूरे टॉपिक को हम समझेंगे कि सीबीएसई का जो नया सिलेबस इन्होंने रिलीज़ किया है फॉर द सेशन 2022 एंड 23, क्या कुछ बातें इस पर रिमूव की गई हैं, किस बातों पे कंट्रोवर्सी हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग पॉलिटिशियंस के जो भी रिव्यू हैं वो भी आपको बताऊंगी, साथ ही साथ सीबीएसई का क्या कहना है वो बातें भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगी यहाँ पे, लेकिन आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद, देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई ज़रूर जानना चाहूँगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है सीबीएसई सिलेबस फॉर 2022 एंड 23। यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो बॉडीज़ के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला है सीबीएसई और दूसरा है एनसीईआरटी। तो सीबीएसई का क्या मतलब होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, मृत्युर्मा अमृतम गमय। आप लोग ने ये लाइन जो है, श्लोक जो है वो डेफिनेटली सुना होगा। फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि कब बना था? 1929 में बना था। और इसके करेंट चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो आईएएस विनीत जोशी हैं। तो सीबीएसई ने 2022-23 के लिए अपना सिलेबस फॉर क्लास 9, 10, 11 एंड 12 रिलीज कर दिया है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ। सीबीएसई ने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी पार्ट हटाए हैं, वो किसी ना किसी बॉडी के या कमिटी के रिकमेंडेशन से ही किया होगा। तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी क्या कहलाता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी कहलाता है। 1961 में फॉर्मेशन हुआ था और प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी अभी प्रेजेंट डायरेक्टर हैं। तो ये दोनों बॉडी आपको समझ में आई। तो आइए हम वापस से न्यूज़ में डिस्कशन करते हैं। वीडियो में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी मैं, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे विथ योर ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा हाल ही में, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो सिलेबस है 2022-23 का फॉर क्लास 9 to 12 रिलीज़ कर दिया गया है। और यहाँ पे पहले से ही चल रहा था कि जो सीबीएसई का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। अगर आप किसी सिलेबस को रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई टॉपिक तो आपको एलिमिनेट करने होंगे या रिमूव करने होंगे। तो यहाँ पे सीबीएसई की जो पॉलिसी उन्होंने नई बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली 30% सीबीएसई का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है। और रिड्यूस किया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिमूव किया होगा। हमें वही देखना है कि क्या क्या रिमूव हुआ है। As per the policy, the board had decided to rationalize or reduce the CBSE 10th and 12th syllabus 2023 by the nearly 30% in different subjects. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी सीबीएसई ने पब्लिश किया और उसमें कहा है कि अब कोई भी एग्जाम टर्म वाइज नहीं होंगे, नो टर्म वाइज एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th। क्योंकि जब कोविड-19 पैंडमिक का समय चल रहा था तो उस समय सीबीएसई ने कहा था कि 2 टर्म में एग्जाम होंगे। पहला टर्म नवंबर दिसंबर में पेपर होगा और सेकेंड टर्म होगा वो अप्रैल मई में पेपर होगा। 50% सिलेबस पहले टर्म में पूछा जाएगा और रिमेनिंग जो सिलेबस है वो सेकेंड टर्म में आएगा। लेकिन इस बार इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया है और कहा है कि टर्म बेसिस पे एग्जाम नहीं होंगे 10th एंड 12th के। अब बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस में इन्होंने चीज़ें रिमूव की हैं। तो सबसे पहली बात, इन्होंने रिमूव किया है या ड्रॉप किया है एक चैप्टर सीबीएसई ने जिसका नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, द कोल्ड वॉर एरा। तो ज़रा मैं आपको हिस्ट्री में ले जाती हूँ। आप लोगों ने कोल्ड वॉर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लंबे समय से कोल्ड वॉर चल रही थी। बहुत सारे नेशंस जो थे वो अलाइन बना लिए यूएसए के साथ और बहुत सारे नेशन ऐसे भी थे जिन्होंने यूएसएसआर के साथ अलाइन बनाए। लेकिन कुछ नेशन ऐसे भी हैं जो कि ना यूएसए के साथ और ना यूएसएसआर के साथ इस वॉर में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे और इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम कह सकते हैं आप नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब ऐसे नेशन ना जो कि यूएसए के साथ है ना ही वो यूएसएसआर के साथ है। और इस नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो कर्ता धर्ता या फाउंडर बोलेंगे वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठकर आता है कि अगर हमें अपने भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में देखना है, पढ़ना है, तो क्या हमारे लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है? अगर आप इस चैप्टर को ड्रॉप कर देंगे तो हो सकता है स्टूडेंट इस कोल्ड वॉर एरा के बारे में या हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया है, जान पाएंगे। ये एक डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। तो थोड़ी सी बातें इस टॉपिक के बारे में करना ज़रूरी है। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो 1961 में बना था और इसकी जो पहली समिट हुई थी या पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी, ठीक है। और लगभग
मेंबर्स जो हैं वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा हैं। अगर हम रिसेंटली बात करते तो 17th नंबर का जो समिट हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट का वो वेनेजुएला में हुआ था, और 18th नंबर का जो समिट हुआ था वो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट वॉज हेल्ड इन वेनेजुएला इन 2016 एंड अजरबैजान के द्वारा 18th नंबर का समिट होस्ट किया गया था 2019 में, और अभी 2022 तक जो चेयरमैनशिप है वो अजरबैजान के पास ही है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या कभी भारत ने इस समिट को होस्ट किया है? अगर हाँ तो वो कौन सा समिट भारत ने होस्ट किया है? कहो तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। भारत ने 6 समिट होस्ट किया है, 7 समिट होस्ट किया है, 8 समिट होस्ट किया है, या 10 समिट होस्ट किया है। ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप सही आंसर हमको दीजिएगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट का कौन सा समिट भारत ने होस्ट किया था। क्लियर? तो इस तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट और कोल्ड वॉर का जो एरा था उसको ड्रॉप कर दिया है CBSE ने। चलिए अगला क्या ड्रॉप किया है, अगला चैप्टर हम समझते हैं। द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन अफ्रीका एशियन टेरिटरी। किस तरीके से इस्लामिक एम्पायर ग्रोथ हुआ, उसका उदय हुआ, उसका राइज हुआ अफ्रीका से लेके एशियन टेरिटरी के बीच में। ये जो पूरा मुगल पीरियड का जो एरा था, जो उनका राइज था, उस पूरे चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया, और जो भी मुगल कोर्ट थी भारत में के अंदर, मुगलों का रूल था, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, उनके कोर्ट में क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे उनकी जो क्रॉनिकल ऑफ मुगल कोर्ट है वो भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। क्योंकि कहा जा रहा है कि हमारा जो चैप्टर है या हिस्ट्री की अगर हम बुक देखते हैं NCERT की, तो उसमें मुगल एम्पायर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बाकी और भी बड़ी बड़ी डायनेस्टी भारत में रही हैं। भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है वो बहुत ही रिच रहा है। अगर हम मौर्यन एज की बात करते हैं, गुप्ता पीरियड की बारे में बात करें, या फिर अहोम डायनेस्टी जो असम के रीजन में हुआ करती थी उनके बारे में बात करें, तो ऐसी कई सारी डायनेस्टी और रूलर है जो भारत में हुए हैं। तो ज़रूरत है कि जो मुगल एरा हमने दिखा के रखा है अपनी हिस्ट्री की बुक में, उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करें और दूसरे डायनेस्टीज को इंट्रोड्यूस करें, जिससे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो दूसरी डायनेस्टी और इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में जो इंडिया के थे उनके बारे में जान सके। इनफैक्ट ये बात भी उठ के आई है कि हमने हमेशा हिस्ट्री की बुक में देखा होगा, या हिस्ट्री की बुक ही क्यों, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो भी आपको मुगल पीरियड को या फिर नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पे ज़्यादा आपको फोकस करके पढ़ाया जाता है, जबकि साउथ इंडिया का कल्चर काफ़ी रिच रहा है। विजयनगर एम्पायर जैसे, बहमनी एम्पायर जैसे कई सारे एम्पायर और डायनेस्टीज वहाँ रही हैं, लेकिन साउथ इंडियन की हिस्ट्री के बारे में, सदर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आपको बुक में कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत थी कि हम अपने जो मुगल एम्परर का सिलेबस है उसको रिड्यूस करें, जिससे दूसरे एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन किया जा सके। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, नॉन अलाइन मूवमेंट, कोल्ड वॉर एरा, द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन अफ्रीका एंड एशियन टेरिटरी, एंड द क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल कोर्ट। साथ ही साथ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्रॉम द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस 11th एंड 12th, इन सभी चीज़ों को ड्रॉप कर दिया गया है CBSE के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ डिबेट चल रहा है वो नॉन अलाइन मूवमेंट पे चल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक का डिस्कशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, CBSE ने ये सारी चीज़ों को रिमूव करने के साथ साथ और क्या किया है, तो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी नाम से जो चैप्टर था वहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर, इसको ड्रॉप कर दिया है। साथ ही साथ आप लोगों ने एक बहुत अच्छे उर्दू पोइट का नाम डेफिनेटली सुना होगा और उनकी पोइट भी सुनी होगी, ठीक है, जिनका नाम है फैज़ अहमद फैज़। उनकी 2 पोएम को भी सिलेबस से जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे कोर्स में एक चैप्टर था जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट हैं जो शिक्षाविद हैं, वो लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये उठा रहे हैं कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, करते हैं ना, गणतंत्र देश है भारत, डेमोक्रेसी के बारे में, भारत में इतने सारे एथिक ग्रुप्स रहते हैं, भारत में इतने सारे रिलीजन हैं, तो इस तरीके से अगर आप डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को हटाओगे तो हमारा जो स्टूडेंट है या हमारा कल का जो यंग बच्चा आने वाला है वो भारत की डाइवर्सिटी के बारे में, हमारे सेकुलर नेचर के बारे में किस तरीके से समझ पाएगा। तो यहाँ भी एक डिबेट का क्वेश्चन यहाँ पर भी बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा CBSE ने क्या क्या हटाया है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, फैज़ अहमद फैज़ जी की 2 पोएम्स को हटाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये जो चैप्टर है, कंटेंट है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है,
चलिए अब एक और डिबेट का टॉपिक यहाँ पे बना हुआ है, जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की, जो कि उर्दू पोएट है, उनकी 2 पोएम्स को यहाँ पर हटाया गया है, साथ ही साथ कुछ 2 पोस्टर्स को भी रिमूव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 पोएम्स हटाई गई हैं, एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है आज बाजार में पावा जहुला चलो, एक ये वाली पोयम है, और एक जब 1974 में वो बांग्लादेश, मतलब ढाका उस समय था, तो बांग्लादेश ढाका जब विजिट करने गए थे, तो उस विजिट के दौरान उनकी यात्रा जो रही उस पर उन्होंने एक पोयम लिखी थी। इन दोनों पोयम को हटाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ इमेजेस को और पोस्टर को, जो पॉलिटिकल कार्टून थे, वो भी यहाँ पे 10th क्लास की टेक्स्ट बुक से रिमूव किया गया है। तो क्वेश्चन ये सामने उठ के आ रहा है, ऐसा क्यों किया गया? तो यहाँ पर सरकार क्या कहती है, क्योंकि आपने कुछ समय पहले देखा होगा IIT कानपुर हो गया हो या फिर JNU हो गया हो, यहाँ पे जो फैज़ अहमद फैज़ साहब जी की पोयम है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा एलिगेशन है। जैसे आप लोगों को, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं, आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, देखिए ना, उसमें एक आपने गाना सुना होगा हम देखेंगे करके, है ना, हम देखेंगे करके एक सॉन्ग आपने सुना होगा। बेसिकली वो पोयम ही है फैज़ अहमद फैज़ साहब की। तो यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने ये पोयम कब लिखी थी? जब वो पाकिस्तान में रहा करते थे, और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल उस समय क्राइसिस चल रहा था, लगातार 4 बार वहाँ पर तख्ता पलट भी हुआ है, जो पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी पाकिस्तान की, तो इसलिए उन्होंने इस पोयम को लिखा था जिसका नाम था हम देखेंगे। लेकिन इसी पोयम का उपयोग आज भारत के कॉन्टेस्ट में यूज़ किया जाता है, जबकि भारत की डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है, या भारत में इस तरीके की पॉलिटिकल क्राइसिस कभी नहीं आई है कि तख्ता पलट हो गया हो या आर्मी रूल आ गया हो। तो यहाँ पर इस तरीके से इस सॉन्ग का या इस पोयम का गलत उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, ऐसा एलिगेशन है। कुछ समय पहले IIT कानपुर के ऊपर भी था, JNU के ऊपर भी था, और कश्मीर फाइल में भी आप इस गाने को देखेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पोयम को, इसका जो यहाँ पे पोस्टर है आप देखेंगे, इसे रिमूव करने की बात की जा रही है। अगर मैं थोड़ी सी और बातें फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में बात करूँ, तो एक पाकिस्तान के उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज के एक पोइट रहे हैं, और इनका जन्म 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था, और इनकी जो डेथ है वो 1984 में लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। इन्हें सोवियत यूनियन मतलब USSR की तरफ से लेनिन पीस प्राइज़ 1962 भी दिया गया था, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है या सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, निशान-ए-इम्तियाज़ 1990 में इन्हें वो भी अवार्ड दिया गया। तो एक काफ़ी जाने माने पोइट पाकिस्तान के रहे हैं। तो उनकी 2 पोयम को यहाँ पे हटाया गया है, जिस पे भी विवाद चल रहा है या डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग अपनी अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं, अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं। सो आपको आई थिंक समझ में आया होगा क्या क्या हटाया है। अब यहाँ पर कोई पहली बार नहीं कि CBSE ने कोई चीज़ हटाई हो। अगर हम 2020 में देखते हैं तो CBSE के द्वारा जो सिलेबस रिलीज़ किया गया था, तो उसमें फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म, इनको 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उससे रिमूव किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और बाद में फिर CBSE ने इसको वापस से ऐड ऑन कर दिया था। तो आज ये सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन 2020 में कोशिश की गई थी इसे हटाने की, लेकिन अभी भी ये हिस्सा है। इसके अलावा 2012 में, 2018 में भी कुछ कार्टून को, कुछ पोस्टर्स को CBSE के द्वारा टेक्स्ट बुक से रिमूव किया गया है। तो ऐसा नहीं है, हर साल अपना सिलेबस रिलीज़ करती है CBSE, और कुछ ना कोई नई चीज़ें ऐड ऑन करती है या फिर रिमूव करती है। तो इस बार जो रिमूवल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। अब कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई है कि राहुल गांधी जी के द्वारा CBSE का नया नाम रख दिया गया है। तो आइए हम CBSE का नया नाम देखते हैं। तो CBSE का जो नया नाम राहुल गांधी जी ने दिया है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड फॉर सप्रेसिंग एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड फॉर सप्रेसिंग एजुकेशन। और ये सारे सब्जेक्ट या चैप्टर्स वो हैं जो कि CBSE रिमूव कर रहा है। और यहाँ पर जो RSS है, मतलब NDA गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो RSS है उसका नया नाम रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर। तो इस तरीके से कई सारे जो पॉलिटिशियन है वो सामने आ रहे हैं और इन मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा इस तरीके से कंट्रोवर्सी में बन गया है। अब देखते हैं कि CBSE क्या रिप्लाई करता है। क्या CBSE अपना जो रिलीज़ उन्होंने किया है सिलेबस वो उसको कंटिन्यू रखेगा या फिर बाद में कोई चेंजेस करता है। जो भी चीज़ें फ्यूचर में होंगी बिल्कुल मैं आपके साथ डील करूँगी, शेयर करूँगी। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।